हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और पिछली वीडियोज में हम लोग समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में जो आपका हिंदी एवं आलेखन के प्रश्न पत्र के अंतर्गत पत्र लेखन पूछा जाता है उसके संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कितने तरीके के पत्र वहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है और एक पत्र के मुख्य भाग क्या होते हैं। इन तीन चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी अथवा शासकीय पत्र की, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है, मतलब मोस्टली टाइम सरकारी पत्र से ही क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिए। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एक पत्र से क्या क्या पूछा जाता है, परिभाषा, उसकी विशेषता, उसका महत्व और उसका प्रारूप और उसका उदाहरण लिखित रूप में। तो आज हम लोग सबसे पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सरकारी पत्र की परिभाषा को। ठीक है, तो अगर हम लोग सरकारी पत्र की परिभाषा को देखें अच्छी तरीके से, तो इसको एक ऐसे तरीके से देखेंगे जिसमें कि सरकारी पत्र की सारी विशेषताएं शामिल हो। देखिए, एक अच्छी और सटीक परिभाषा वही होती है किसी भी चीज़ की, मैं पत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कभी भी किसी भी चीज़ की परिभाषा दें तो याद रखें कि उस चीज़ की विशेषताएं उस परिभाषा में शामिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही हम करेंगे इस सरकारी पत्र की परिभाषा को लेके। तो सरकारी पत्र को अगर हम देखें तो इसकी परिभाषा को सबसे पहले आप सुनिए बहुत ही अच्छी तरीके से कि सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है जो एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को किसी भी शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में प्रेषित किया जाता है। तो ये तो हो गई परिभाषा। इसको अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है, हो सकता है आप इसको दूसरी तरीके से लिख दें, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक निकल कर आने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अब इस परिभाषा को एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी। फिर सरकारी पत्र को आपको ये तो पता ही होगा कि इसको शासकीय पत्र भी कहते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है। ठीक है, कैसा है? औपचारिक प्रारूप है जो किसी एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को शासकीय कार्य व्यवहार हेतु प्रेषित किया जाता है। देखो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। तो अब इसको एक बार बहुत अच्छी तरीके से देखिए, फिर मैं बताऊंगा कि एक तो आपको परिभाषा यहीं से तैयार हो गई, दूसरा आप इसी परिभाषा को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो जो इसकी विशेषताएं हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। कैसे? देखो, सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है, यहां पर है और आएगा, जो किसी एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को शासकीय कार्य व्यवहार हेतु प्रेषित किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। इसको भी आप रट लीजिए क्योंकि आपको पता है परिभाषा तो परीक्षा में पूछी जाती है, हो सकता है लिखने के लिए आए, तो एक तो आप इसको तैयार करिए। अब देखो, ये हो गई परिभाषा। अब देखते हैं, यहीं से देखो इसकी विशेषताएं निकल के आएंगी। ठीक है, देखो एक तो विशेषता क्या यहां से निकल कर आएगी कि यह एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को
प्रेषित किया जाता है या फिर निर्गत किया जाता है। तो एक तो ये हो गई, एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को। ठीक है, मैं शॉर्ट में थोड़ा चल रहा हूँ, ज़्यादा लिखना ना पड़े। तो एक तो इसकी विशेषता यह हो गई कि जो सरकारी पत्र होता है वो एक शासकीय पद से दूसरे शासकीय पद को निर्गत किया जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सरकारी काम होता है वो पत्रों के माध्यम से संचालित किया जाता है, और ऐसे में क्या होता है कि जो सरकार के अधिकारी हैं वो शासकीय कार्य व्यवहार को संचालित करने के लिए किसी भी सरकारी कामकाज के संदर्भ में कोई आदेश हो, कोई निर्देश हो, ठीक है, कोई सूचना जारी करनी हो या फिर किसी से विवरण लेना हो, तो इस संदर्भ में सरकारी पत्र को जारी किया जाता है। तो यह एक पद से अन्य पद को निर्गत किया जाता है। हमेशा ये पद से पद को जाता है, पहली विशेषता। ठीक है, कहाँ से निकली? यहाँ से, एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को। अब देखो दूसरी विशेषता क्या है कि शासकीय कार्य व्यवहार का संचालन। देखो जो सरकारी पत्र होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसके माध्यम से सरकारी कामकाज यानी कि सरकारी कार्य व्यवहार का संचालन किया जाता है। अब देखिए ये चीज यहां पर लिखी है कि नहीं, शासकीय कार्य व्यवहार हेतु प्रेषित। तो देखो यही चीज यहां पर निकल कर आ गई। ठीक है, तो अब देखिए तीसरी चीज यहां पर क्या निकल कर आएगी कि वह सरकारी पत्र आलेखन का वह औपचारिक प्रारूप है। तो यानी कि सरकारी पत्र कैसा होगा? औपचारिक होगा। ठीक है, औपचारिक का मतलब क्या होगा कि इसकी जो भाषा शैली होगी वो औपचारिक होगी। इसमें किसी भी व्यक्तिगत भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें कि जो शब्दावली होगी वो शासकीय शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो औपचारिक भाषा शैली, और औपचारिक भाषा शैली का मतलब क्या हुआ? शासकीय शब्दावली का प्रयोग होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया है शासकीय शब्दावली का प्रयोग। तो तीसरी विशेषता यह निकल कर आ गई। अच्छा, एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि जब भी आप एग्जाम में सरकारी पत्र की विशेषता या फिर सरकारी नहीं किसी भी अन्य पत्र की आपसे विशेषता या फिर महत्व पूछा जाए तो आप इसको हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए। ठीक है, उससे क्या होता है कि जो कॉपी चेक करने वाला होता है, एक तो उसे पढ़ने में आसानी रहती है, और वो आपकी जो कॉपी का मूल्यांकन करता है, हो सकता है वो रैंडमली आपका कोई भी पॉइंट चेक कर ले, हो सकता है वो ये ना पढ़े ये पढ़ ले सीधा के। तो एक तो ये आसानी रहेगी कि कहीं भी बीच से वो चेक कर लेगा, और अगर आपको हो सकता है कि आपके 2-4 पॉइंट उसे यहीं से अच्छे लग गए तो वो समझ जाएगा भाई विद्यार्थी तो बढ़िया है, इसने काफ़ी अच्छा लिखा है, तो वो आपको एक बेहतर मूल्यांकन कर देगा आपकी कॉपी का। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको चीज़ें वहाँ पर पॉइंट वाइज लिखनी है। ठीक है, तो देखो इसी परिभाषा से हमें ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता। अब अगली चीज़ क्या पता चलेगी हमें कि जब भाषा शैली औपचारिक रहेगी तो इसे हमेशा संतुलित भाव से लिखा जाएगा। ठीक है, किससे? संतुलित भाव से लिखा जाएगा, और इसको हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, जब भाषा आपकी औपचारिक होगी तो आप क्या करोगे? आप संतुलित भाव में लिखोगे ना किसी चीज को, कुछ भी तो नहीं लिख दोगे, बहुत ही अपने शब्दों को बड़े ही संतुलित तरीके से खर्च करेंगे आप। औपचारिक शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जो शासन में शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे कि प्रतिलिपि यहाँ पर लिखा है, जैसे अनुभाग, संलग्नक। ठीक है, और यहाँ पर जैसे प्रेषक, प्रेषिती, प्रारूप, ये सारे क्या हैं? ये शासकीय शब्दावली हैं। तो आप संतुलित भाव के साथ शासकीय शब्दावली का प्रयोग करते हुए पत्र को अन्य पुरुष शैली का मतलब क्या होता है? आप कहीं भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण को वहाँ पर जाहिर नहीं करेंगे, जैसे मैं,
मेरा, मैंने, मुझे, ये सब चीज़ें नहीं। क्योंकि आप किसका काम कर रहे हैं? आप सरकार का काम कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं कर रहे हैं, आप सरकार का प्रतिनिधित्व हैं। कहीं भी जैसे मान के चलिए कोई विभाग का कोई मान के चलिए सचिव होता है, तो वो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, तो वो अपने तरफ से कोई आदेश निर्देश जारी नहीं करेगा, बल्कि वो शासकीय कार्य व्यवहार कर रहा है, तो वो सरकार की तरफ से जो भी बात होगी उसको संचालित करेगा। ठीक है, तो आपको इसी चीज से 4 पॉइंट अपनी विशेषता के रूप में मिल गए। ठीक है, और जब देखिए औपचारिक भाषा शैली होगी तो जो प्रेषिती के लिए संबोधन होगा वो भी कैसा होगा? वो भी औपचारिक होगा। ठीक है, इसमें आप कहीं भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने ये प्रारूप जो बनाया है, तो इसमें अगर आपको प्रेषिती को संबोधित करना है तो देखिए कहीं भी आपको प्रिय या फिर प्रिय श्री ये सब शब्द यूज ना करके सिर्फ महोदय का प्रयोग किया जाता है। और आजकल तो ऐसा देखा गया है, भले ही ये किसी लेडी ऑफिसर को जा रहा हो पत्र, फिर भी उसके लिए शासकीय पत्र में महोदय का प्रयोग हो रहा है आजकल। क्योंकि यहाँ पर जेंडर से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है किससे? शासकीय पद से। ठीक है, और पद होता है पुल्लिंग। तो ये चीज आपने देखी। संबोधन भी कैसा होगा? औपचारिक होगा, उसमें व्यक्तिगत भाव बिल्कुल झलकना नहीं चाहिए। वहां पर आप प्रिय या इन जैसे शब्दों का प्रयोग सरकारी पत्रों में संबोधन के रूप में नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट में अलग से आपको बता देता हूं जो आप विशेषता में लिख लें। वैसे तो आप अगर 5 पॉइंट को भी बहुत अच्छे से वहां पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को जाता है, तो एक और विशेषता यहीं से निकल कर आ जाएगी। क्या? कि या तो ये सरकारी जो पत्र होता है ये वरिष्ठ से कनिष्ठ को जा सकता है। ठीक है, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी से कनिष्ठ अधिकारी को, या फिर कनिष्ठ से वरिष्ठ को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ वरिष्ठ से वरिष्ठ को जाएगा या फिर वरिष्ठ से एक कनिष्ठ से कनिष्ठ को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना ये ऐसा होगा कि सिर्फ समानांतर चलेगा कि कनिष्ठ सिर्फ कनिष्ठ को भेज पाएगा, वरिष्ठ सिर्फ वरिष्ठ को भेज पाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये चाहे वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर चला जाएगा और कनिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी को भी सरकारी पत्र के माध्यम से कोई कार्य व्यवहार संचालित कर सकता है। तो एक तो पॉइंट ये यहीं का है, तो ये भी आप मान के चलिए परिभाषा से ही निकला है। एक चीज़ और मैं अलग बता देता हूँ कि जो सरकारी पत्र होते हैं वो अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य कैसे? जैसे कोई मान के चलिए भविष्य में पूर्व में कोई काम हुआ है, भूतकाल में कोई काम हुआ है, तो उसका अगर साक्ष्य चाहिए तो सरकारी पत्र को देखा जा सकता है। ठीक है, मान के चलिए कोई कार्य सरकारी पत्र के माध्यम से बहुत पहले संचालित हुआ हो और अब वर्तमान में उस कार्य के संदर्भ में कोई साक्ष्य चाहिए हो, तो इस सरकारी पत्र का प्रयोग उस साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही होगा कि जो सरकारी पत्र होता है उसका गजट में प्रकाशन किया जाता है। गजट आप जानते ही होंगे, जो भारत का राज्य पत्र होता है, तो उसमें इसका प्रकाशन किया जाता है। तो गजट में प्रकाशन, देखो तो ये हो गई आपकी विशेषताएं। तो अब आप देखिए कि आप अगर परिभाषा को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लेंगे, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर परिभाषा को ही बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो यहीं से मिल जाएगा परिभाषा। एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को, ठीक है, औपचारिक प्रारूप, शासकीय कार्य व्यवहार हेतु प्रेषित किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको जो सरकारी पत्र की परिभाषा है और जो विशेषता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मैंने एक चीज़ बताई दी, अगर आपको परीक्षा में इनको लिखना है तो आप पॉइंट वाइज ही लिखिए, उससे नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, और ये तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया, ये भी बात आप ध्यान रखिए, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को, आपको पूरा इसको एलोबरेट करके लिखना है कि सरकारी पत्र
एक शासकीय पद से अन्य शासकीय पद को प्रेषित किया जाता है और यह सदैव पद से पद को प्रेषित किया जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र के माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार का संचालन किया जाता है या फिर किसी शासकीय कार्य व्यवहार के संदर्भ में आदेश निर्देश आदि जारी किए जाते हैं। और जो एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप उत्तर लेखन वहाँ पर अपना करेंगे तो आप भी थोड़ा शब्दों को बड़े ही सटीक रूप में लिखिए, उल्टे सीधे शब्द वहाँ पर मत लिखिए जो आपके उत्तर का जो प्रभाव है वो कम ना करें। ठीक है, ऐसे शब्द वहाँ पर मत लिखना, बड़े ही सटीक शब्दों का प्रयोग करना और थोड़े औपचारिक शब्द अपने उत्तर लेखन में भी आप शामिल करना। ठीक है, तो परिभाषा की बात हो गई, विशेषता की बात हो गई। अब थोड़ा देख लेते हैं इसके महत्व को, और ये 7 पॉइंट हैं, ये इनफ है आपके लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कहीं और से भी कुछ देखना है। तो अब देख लेते हैं कि एक सरकारी पत्र का महत्व क्या होता है। तो अगर हम इसके महत्व की बात करें तो सरकारी पत्र के माध्यम से शासकीय कार्य व्यवहार का संचालन किया जाता है। वही चीज़ फिर आ गई, तो आप ध्यान रखना कि आपको क्या चीज़ें महत्व में लेनी है और क्या चीज़ें विशेषताओं में। तो सरकारी पत्र का महत्व ये है भाई कि क्या है, इससे शासकीय कार्य व्यवहार का संचालन किया जाता है। दूसरा क्या है कि शासकीय पद के माध्यम से शासकीय पत्र के माध्यम से जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। ठीक है, देखिए सरकारी पत्र के माध्यम से जो शासकीय अधिकारी होते हैं वो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। देखिए एक सरकारी अधिकारी का कार्य क्या होता है, सरकार के कार्य को करना, सरकार के कार्य व्यवहार को संचालित करना। और सरकार का कार्य व्यवहार कैसे संचालित होता है, सरकारी पत्र के माध्यम से। तो इनका जो पदीय दायित्व होगा वो भी कैसे निर्वहन होगा, उसका निर्वहन भी सरकारी पत्र के माध्यम से होगा। तो वही मैंने लिखा कि सरकारी पत्र के माध्यम से जो शासकीय अधिकारी होते हैं वो अपना पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो 2 पॉइंट आपको ये मिल गए। अगला पॉइंट क्या है कि जो सरकारी पत्र होते हैं वो अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सरकारी पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और जो सरकारी पत्र होते हैं जो अतीत में जो निर्णय लिए गए हैं उनके साक्ष्य के रूप में तो कार्य करते ही हैं, और अगर वर्तमान में कोई निर्णय लेना है, ठीक है, या फिर भविष्य में कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए भी सरकारी पत्र पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और भविष्य व वर्तमान के निर्णयों में पथ प्रदर्शक का काम कार्य करते हैं। ठीक है, तो 3 पॉइंट तो ये मिल गए। एक, सरकारी कार्य व्यवहार का संचालन किया जाता है। दूसरा, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन सरकारी पत्र के माध्यम से करते हैं। और तीसरा, अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं और ये अतीत के निर्णयों के साक्ष्य के रूप में तो कार्य करते ही हैं और साथ साथ भविष्य व वर्तमान निर्णयों के संबंध में भी पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। देखिए मेरी बात को आप बहुत अच्छी तरीके से सुनिए, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। देखिए बोर्ड पे तो भैया बहुत ही सटीक लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा लिखूंगा
तो टाइम की खपत होगी, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको बड़े ही इम्तिनान से सुनिए और आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या होता है कि जब आपको पता है कि जो सरकारी पत्र, अभी मैंने आपको बताया कि सरकार के गजट यानी कि राजपत्र में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि उसका प्रकाशन राजपत्र में किया जाता है सरकार के, तो वहां से क्या होगा कि सरकार की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। ठीक है, जब भाई पत्र का जो प्रकाशन है वो राजपत्र में किया जाएगा, सभी लोग उसको देखेंगे, तो इससे क्या होगा कि सरकार की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी बात, इसके महत्व की बात। इसी को आप बहुत अच्छी तरीके से लिख देंगे तो 2 पॉइंट आपको यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, एक ये और एक ये, तो 5 पॉइंट आपके हो गए और ये इनफ है आपके लिए। ठीक है, वहां पर अगर आपसे मान के चलिए कोई चीज़ 4 नंबर में पूछी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ ऐसा नहीं आता है वहां पे कि सरकारी पत्र के महत्व को दर्शाइए, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है। क्वेश्चन हमेशा उसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे, या तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सरकारी पत्र की परिभाषा को समझाते हुए उसके प्रारूप को दर्शाइए, तो 2 पत्र हो गए, एक तो परिभाषा लिखना है, एक प्रारूप बनाना है, या फिर सरकारी पत्र के महत्व को बताते हुए उसके प्रारूप को बताइए या फिर उसके उदाहरण को दर्शाइए, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो इतना इनफ होता है, बहुत ज़्यादा अगर जान लेंगे तो सही बता रहा हूँ आपको दिक्कत होगी वहाँ पर, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि आपको लिखना क्या है और वहाँ पर छोड़ना क्या है। तो मैंने आपको वो सटीक पॉइंट बताए हैं, और अगर आप इसको पॉइंट वाइज बहुत ही अच्छी तरीके से लिख देंगे तो परीक्षक एकदम खुश हो जाएगा। और बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो शब्द होने चाहिए वो आपके थोड़े से औपचारिक, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर किया, काम की जगह कार्य का प्रयोग कीजिए, दिखाए जाते हैं की जगह प्रदर्शित करते हैं या फिर प्रस्तुत किए जाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, जैसे पदीय दायित्वों, ठीक है, संचालन, निर्वाहन और पथ प्रदर्शक। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे शब्द, इसी तरीके के शब्दों का प्रयोग आपको वहां पर करना है, तो आपके नंबर जो है बहुत ही शानदार आएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी परिभाषा, विशेषता और महत्व की। तो अब जो अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो बनता है प्रारूप, और प्रारूप को आप जानते ही हैं, इसको ड्राफ्ट भी कहा जाता है, इसको नमूना भी कहा जाता है, लिखित प्रारूप भी बोला जाता है, सभी चीज़ों में, या फिर रूपरेखा बोली जाती है। इन सभी चीज़ों में आपको क्या करना है, आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको बनाना है प्रारूप। ठीक है, तो अब आइए प्रारूप को समझते हैं सरकारी पत्र के। देखिए यहां पर मैंने प्रारूप को पहले से ही बना रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए एक पत्र के जो भाग थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिए कि पत्रांक क्या होता है, यानी कि पत्र संख्या क्या होता है, प्रेषक कौन होता है, सेवा में किस मतलब प्रेषिती कौन होता है, विषय क्या होता है, ठीक है, संबोधन क्या होता है, और संलग्नक क्या होता है, यहीं पे नीचे आएगा प्रतिलिपि क्या होता है। इन सब के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप से एक अनुरोध है कि आप उस वीडियो को पहले देखिए, नहीं तो यहाँ पर आप गच्चा खा जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो अब इसके प्रारूप को बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, कॉपी कुछ मिलेगी आपको इस तरीके से। ठीक है, ऊपर आपको हेडिंग डालनी है शासकीय पत्र अथवा सरकारी पत्र प्रारूप, उसके बाद आपको यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना है पत्र संख्या या फिर इसी को बोला जाता है पत्रांक। ठीक है, उसके बाद हल्का सा एक लाइन नीचे करके इस तरफ, ठीक है, क्या करना है, आपको लिखना है प्रेषक। प्रेषक कौन होता है मैं सबसे पहले बता चुका हूं, अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको अगर जानना है तो उस वीडियो को देखिए जाके। प्रेषक के आपको नाम का उल्लेख करना है, फिर उसका पद नाम, यानी कि वो किस पद पर है उसका, उसके बाद उसका शासकीय पता। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए सचिव गृह मंत्रालय नई दिल्ली। उसके बाद प्रेषिती, सेवा में लिखा, ये किसके लिए होगा, प्रेषिती के लिए। उसके पद का उल्लेख करना है जस्ट इसी के नीचे, ये ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखनी है,
ये मैंने आपको अपठित गद्यांश जब पढ़ा रहा था तब बताया था कि ये जो रिक्त स्थान सूचक जो चिन्ह होता है वो ऐसे मत बना देना। अगर ये कर दिया तो नंबर कटना पक्का बिल्कुल तय है। इसीलिए क्या करना है, इसको हमेशा बिंदु के रूप में करना है। कैसे करना है? बिंदु के रूप में। फिर यहाँ पर आप ऐसे करके कॉमा करिए और शासकीय पता लिखने के बाद आपने फुल स्टॉप लगा दिया। फिर प्रेषिती के लिए आइए, जस्ट इसी के नीचे फिर लिखा आपने सेवा में पद, पद का पता करिए उसका कौन सा पद है उसको लिखिए। फिर उसका शासकीय पता क्या है उसको लिखा आपने। उसके बाद क्या करना है आपको? अनुभाग। आपको पता होगा कि एक विभाग के अंतर्गत विभिन्न अनुभाग होते हैं, तो कौन से अनुभाग में ये पत्र जाना है उसकी संख्या को आप यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे या फिर मेंशन करेंगे। ठीक। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये चीज़ें देखिए लाइन में चल रही हैं, इसको यहाँ पर हल्का सा इधर की तरफ लाके तब लिखना है। ठीक है, बस इसी चीज़ को बाहर निकालना है। बाद बाकी ये सारी चीज़ें आप देखेंगे एक लाइन में चल रही हैं। ठीक है, अब इसी अनुभाग के जस्ट सामने आपको दिनांक डालनी है और स्थान, जहाँ से पत्र जारी हुआ है उस स्थान का मेंशन और जिस दिनांक को पत्र जारी हुआ है उस स्थान का मेंशन। ठीक है, ये कर दिया आपने। इसके बाद क्या करना है, इसके नीचे देखिए जो ये प्रेषक सेवा में चल रहा था इसी की लाइन में आपको विषय आपको पता ही है कि क्या होता है, जो मुख्य भाग होता है पत्र का उसी का एक संक्षिप्त विवरण विषय के रूप में लिखा जाता है, ताकि जो प्रेषिती है वो विषय को देखकर ही समझ जाए कि आखिर पत्र किस बारे में है। उसके बाद आपने विषय लिखा। ठीक है, फिर क्या करना है, फिर आपको प्रेषिती को संबोधित करना है, मुख्य विषय वस्तु को उसके नीचे लिखना है। कैसे? देखिए ये जो लाइन चली आ रही थी, प्रेषक सेवा में विषय और महोदय, यहीं पर सीधा इसके नीचे महोदय लिखना है कॉमा करके। फिर यहाँ से देखिए आप लिखिए उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है। तो ये तो जब उदाहरण लिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे लिखते हैं। तो आपको हमेशा वहाँ पर ऐसे लिखिए उपयुक्त विषय में निर्देश हुआ है कि, और ये आपका हो गया एक, मान के चलिए मुख्य विषय की आपने 2-4 लाइन बता दी। फिर आपको कोई निर्देश या फिर आदेश जारी करना है तो जब भी आप पैराग्राफ चेंज करें, पैराग्राफ यानी कि प्रस्तर बोलते हैं हिंदी में इसको, तो पैराग्राफ चेंज करें तो इसी के नीचे आएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं उसको कर देते हैं यहाँ से, यही गलती हो जाती है। आपको यहाँ से करना है और आपको यहाँ पर डाल देना है 2, यानी कि ये नया पैराग्राफ जो स्टार्ट करेंगे उसके सामने डाल देना है संख्या। संख्या कैसे हो जाएगी? संख्या आपने डाल दी 2, यहाँ पर 1 नहीं डालना है, ये ध्यान रखना। पता चले आप 1 यहाँ पर डाल के चले आओ तो गलत हो जाएगा। जहाँ से आप पैराग्राफ चेंज करेंगे वहाँ पर डाल दिया आपने 2। फिर आपने मुख्य विषय वस्तु जो भी आदेश निर्देश आपको लास्ट में जारी करना हुआ वो आपने कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि जो प्रेषक होगा वो अपना भवदीय करके अपने हस्ताक्षर करेगा, अपने नाम का उल्लेख करेगा और उसका जो पदनाम होगा उसका उल्लेख करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पत्र का प्रारूप। अब इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं जो मैंने आपको जब मैं पत्र के मुख्य भाग पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताई भी थी। तो देखो उसके बाद क्या होता है कि जैसे मान के चलिए आपको किसी भी सरकारी पत्र के साथ में कोई चीज़ भी भेजनी है, कोई रिपोर्ट हो, किसी चीज़ का कोई विवरण हो, वो आपको भेजना है, तो आप इसमें मेंशन करेंगे पत्र में। कहाँ पर? अब देखिए ये जो चीज़ लिखी जा रही थी, अब इसको छोड़ के यहाँ से जो मुख्य विषय वस्तु लिख रही है इसी की लाइन को एकदम सीध में लेते हुए आप संलग्नक लिखेंगे और कितनी चीज़ें आप भेज रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए आपको 2 डॉक्यूमेंट इसके साथ आपने नत्थी करके, हिंदी में समझिए एकदम नत्थी करके इसी के साथ मान के चलिए आपने 2 डॉक्यूमेंट भेजे, तो उनका विवरण आप ऐसे करके दे दीजिए। ठीक है, कोई रिपोर्ट भेजी, किसी चीज़ का कोई विवरण भेजा, तो
इस पत्र के साथ में नत्थी करके जो चीज़ें गई हैं उनका विवरण यहाँ पर दे दीजिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर आपको करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम था इसीलिए मैंने उसको यहाँ पर ले लिया, तो आप इधर समझ लीजिए। देखो एक चीज़ और क्या होगी, मान के चलिए इसी पत्र की प्रतिलिपि, यानी इसी पत्र की एकदम शुद्ध भाषा में कहें तो फोटोकॉपी मान के चलिए किसी अन्य अधिकारी को भी भेजनी है, तो क्या करना है, इसी की सीध में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रतिलिपि, ठीक है। अब देखो इसी की सीध में चलना, फिर मैं यहाँ आता हूँ, प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, और जिनको जिनको भेजना है उसका आपने विवरण दे दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो मैंने लिखा है प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, तो वहाँ पर जो आप जब पेन से लिखेंगे तो ये चीज़ सिर्फ इतने में समाप्त हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर विवरण दे देंगे, भाई किसे किसे ये भेजनी है, उस अधिकारी का आप विवरण दे देंगे। उसके बाद एक चीज़ और करनी है आपको कि जिस अधिकारी को इस प्रतिलिपि को भेजने हेतु नियुक्त किया जाएगा या फिर जिस अधिकारी की इस प्रतिलिपि को भेजने की जिम्मेदारी होगी, उसके लिए एक चीज़ और करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए आज्ञा से फिर क्या करना है, उसके हस्ताक्षर, उसका नाम और उसका पदनाम, ये चीज़ें भी आपको लिखनी पड़ेंगी वहाँ पर। और ये बहुत से लोग, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर गलती पता है क्या करते हैं बहुत से लोग, यहाँ पर लिख के आ जाते हैं प्रेषक का विवरण, लेकिन ये प्रेषक के लिए नहीं होता है, ये उस अधिकारी के लिए होता है जो प्रतिलिपि को प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अधिकारी इस प्रतिलिपि को प्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होगा उसका हस्ताक्षर, नाम और पदनाम। तो ये आपका एक प्रॉपर सरकारी पत्र का फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले पत्रांक, उसके जस्ट नीचे प्रेषक हल्का सा करके, फिर नाम, पदनाम, शासकीय पद, फिर प्रेषक को जो प्रेषित होगा उसका पद और शासकीय पता, उसके बाद थोड़ा सा इधर करके अनुवाद की संख्या, उसके बाद इसी अनुवाद के सामने दिनांक और स्थान, फिर उसके बाद सेवा में के जस्ट नीचे विषय और इसे विषय के जस्ट नीचे महोदय, फिर मुख्य विषय वस्तु आपको ऐसे करके लिखनी है। और यहाँ पर जो आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो उसमें नंबर 2 डालना है, उसके बाद आपको भवदीय, तो प्रेषक का विवरण हो जाएगा, हस्ताक्षर, नाम, पदनाम। उसके बाद इसके साथ में जो चीज़ें आपको भेजनी है वो संलग्न लिख के और उसका विवरण 1 2 जितनी भी है ब्रैकेट में उसकी संख्या डाल देंगे जितनी भी होगी। उसके बाद अगर आपको प्रतिलिपि भेजनी है तो प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक, ये देखिए शब्द भी यहाँ पर शासकीय वाले प्रयोग हो रहे हैं, सूचनार्थ, प्रेषित, कार्यवाही, प्रतिलिपि, इन पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, उसके बाद किस किस को ये प्रतिलिपि भेजनी है वो, उसके बाद जो प्रतिलिपि भेजने हेतु जिम्मेदार अधिकारी है उसमें आप लिखेंगे आज्ञा से, फिर उस अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम का उल्लेख आप कर देंगे। तो ये आपका हो गया सरकारी पत्र का प्रारूप। तो इस तरीके से जो आपका सरकारी पत्र है वो कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे अर्ध सरकारी पत्र के बारे में। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।